मंत्रिमंडल ने शपथ लेते ही अपना काम शुरू कर दिया है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के सख्त निर्देश दिए हैं, लिहाजा सभी मंत्री ऑन टाइम अपने अपने दफ्तर पहुंच गए और सुबह होते ही सभी मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया। अमित शाह ने गृह मंत्रालय पहुंचकर गृह मंत्री का पदभार संभाला। वहीं जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर चार्ज लिया। एस जयशंकर ने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला। वहीं मनसुख मांडविया ने खेल मंत्रालय का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। इस दौरान कई मंत्रियों ने कार्यभार ग्रहण करने से पहले पूजा पाठ भी की और चिराग पासवान ने भगवान का आशीर्वाद लेकर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में मंत्री के तौर पर अपने कामकाज का श्री गणेश किया। इसके अलावा मनोहर लाल ने ऊर्जा मंत्री, किरेन रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री, गिरिराज सिंह ने वस्त्र मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्रालय और जयंत चौधरी ने कौशल विकास राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वहीं अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में चार्ज लेकर अपना कामकाज शुरू किया। पदभार संभालते ही सभी मंत्रियों ने आगे की रणनीति का खुलासा भी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो चार्ज लेते ही चीन और उसके सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और एस जयशंकर ने तल्ख लहजों में कहा कि भारत अब सीमा विवाद को और ज्यादा नहीं झेल सकता। चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी देश सेवा को प्राथमिकता दी। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक सदस्य, सबका मकसद एक है, देश का सेवा। इसलिए पार्लियामेंट चलाने में सबका योगदान चाहिए, यही उम्मीद है। गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्रालय को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला मंत्रालय बताया और दिन दुनी रात चौगनी मेहनत से काम करने का वादा किया। सबसे बड़ा रोजगार देने का है और ये एक मूल मंत्र, एक मिशन है और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे पैदा हो और फार्म से फैशन तक हम कैसे आए, जो प्रधानमंत्री का सपना है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर के पदभार संभालते ही चीन को काउंटर करने की तैयारियां तेज हो गईं। चीन को उसी की भाषा में अब जवाब देने का प्लान तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक भारत भी चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2 दर्जन से अधिक जगहों के नाम बदलेगा। मोदी 3.0 सरकार के इस फैसले के बाद सेना की तरफ से नए नक्शे जारी किए जाएंगे। इस कड़ी में 11 पहाड़ों, 4 नदियों और एक तालाब के अलावा करीब 1 दर्जन रिहायशी इलाकों के ऐतिहासिक तिब्बती नाम दर्ज किए जाएंगे। भारत का ये कदम चीन के उस पैंतरे का जवाब है जिसमें अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों के नाम बदलते हुए नया चीनी नक्शा जारी किया गया था। अगली खबर का रुख करेंगे। भले ही मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया और सभी मंत्री अपने काम में जुट भी गए, लेकिन कैबिनेट गठन को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जाने लगे और ये सवाल एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं को मिले विभागों को लेकर उठाए जा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार को कुछ नहीं मिला और जेडीयू को मोदी जी ने झुनझुना पकड़ा दिया। बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी मंत्रिमंडल गठन पर सवाल खड़े किए और बीजेपी के सहयोगी दलों को ये कहकर चिढ़ाया कि विभाग बंटवारे के बाद उनकी अतृप्त आत्मा भटक रही होगी। लगता है सभी आत्माएं अतृप्त है, खास करके एनडीए के उनके सहयोगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने भी कैबिनेट गठन पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि बीजेपी दोस्त नहीं गुलाम चाहती है। और कैबिनेट गठन को लेकर ये सवाल सिर्फ विपक्ष की तरफ से ही नहीं उठाए गए, बल्कि एनडीए में शामिल शिंदे गुट ने भी बीजेपी पर बड़े विभाग रखने का आरोप लगाया और अपनी नाराजगी जाहिर की। शिंदे गुट के नेता श्रीरंग बारने ने तो यहाँ तक कहा कि हम 7 सीट जीत कर आए हैं और हमें कम से कम एक कैबिनेट मंत्री पद मिलना ही चाहिए था। सारी ऐसी छोटी पार्टी है जैसे कि मांझी जी की, कुमार स्वामी जी की,
उनके पार्टी के कुमार स्वामी जी के 2 MP है, मांझी जी का 1 MP है और पासवान जी का 5 MP है। तो हमें लगता था कि हमें कैबिनेट मंत्री एक दिया है, वो कैबिनेट मंत्री मिलने की अपेक्षा थी हमारी। चूँकि विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर अपने सहयोगी दलों को उचित सम्मान न देने के आरोप लगाए गए, इसलिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खुद इन आरोपों पर सफाई देने के लिए सामने आए। ललन बाबू को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है, रामनाथ ठाकुर को एग्रीकल्चर दिया गया है, हमें वस्त्र मंत्रालय दिया गया है। मुजफ्फरपुर में जाके देखें क्या रोजगार वस्त्र मंत्रालय देता। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी की कम सीटें आने पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सैफई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार को जनता ने सबक सिखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अब ठीक से काम करेगी और अग्निवीर योजना को बंद कर देगी। अच्छा हुआ जनता के लिए कुछ काम करना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि अग्निवीर व्यवस्था भी खत्म होगी, दिल्ली की सरकार ये फैसला लेगी और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियां जो भरी नहीं गई हैं उनको भरा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की पहली बैठक में अपने मंत्रियों को खास निर्देश दिए। पीएम मोदी ने मंत्रियों को अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करने समेत कई बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा, ताकि विकास का काम पहले की तरह ही चलता रहे। बताया गया कि विभागों का बंटवारा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि वो बेवजह बयानबाजी से बचें, जरूरी हो तो अपने मंत्रालय से संबंधित विषयों पर ही बात करें। मंत्री किसी भी मुद्दे पर प्रवचन देने से बचें। सभी मंत्री समय पर अपने दफ्तर पहुंचें, क्योंकि समय पर दफ्तर पहुंचने से कर्मचारियों पर अच्छा असर पड़ता है। साथ ही मंत्रालय के फैसले में राज्य मंत्री को भी शामिल करें और मंत्रालय से संबंधित जरूरी फाइलें राज्य मंत्रियों को भी भेजें। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाना ही उनका लक्ष्य है। एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है मेरा पल पल देश के नाम है। साथ ही पीएम ने अगले 5 सालों में सभी वादे पूरे करने का भरोसा भी दिया। एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा बयान दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश करेगी। हालांकि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने के लिए राज्यों की सहमति होनी जरूरी होगी, क्योंकि उनके लिए ईंधन और शराब राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन अगर पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल, डीजल के दाम मौजूदा कीमत से काफी कम हो सकते हैं। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल के आने के बाद आम लोगों को फायदा होगा और उनका खर्च घटेगा। तो वहीं केंद्र और राज्यों की कमाई भी कम होगी, क्योंकि जीएसटी के तहत अधिकतम टैक्स स्लैब 28% का है। लिहाजा सरकार ऐसा भी कर सकती है कि पेट्रोल, डीजल के लिए जीएसटी के स्लैब में कुछ संशोधन करे और अलग से स्लैब बना दिया जाए जो 28% से ज्यादा का हो। इस तरह सरकार टैक्स के जरिए होने वाली इनकम में आने वाली कमी की भरपाई कर पाएगी। नए कैबिनेट के ज्यादातर मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया, लेकिन लोकसभा स्पीकर पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इस चुनाव में किंग मेकर के रूप में उभरी टीडीपी और जेडीयू दोनों की नजर इस पद पर टिकी हुई है। जबकि खबर है कि बीजेपी खुद अपना स्पीकर बनाना चाहती है और इस पद के लिए पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे ओम बिरला का नाम भी शामिल है। इस बीच आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी स्पीकर पद के लिए अचानक उछला। डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। पुरंदेश्वरी ने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर उनकी आलोचना हो रही थी। ऐसे में अगर पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू की पार्टी उनके नाम का विरोध नहीं कर पाएगी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना से गठबंधन कराने में पुरंदेश्वरी की अहम भूमिका रही थी। डी पुरंदेश्वरी टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी है और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की साली है। 2004 में पहली बार सांसद बनी थी। वो 2009 में मनमोहन सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं और उन्हें साउथ की सुषमा स्वराज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं INDIA गठबंधन पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर स्पीकर पद टीडीपी के पास जाता है तो वो समर्थन देने को तैयार हैं। ऐसे में पुरंदेश्वरी के नायडू के करीबी होने की वजह से INDIA गठबंधन भी पुरंदेश्वरी का समर्थन करता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद लखनऊ में योगी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 41 प्रस्तावों को योगी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी दी।
जिनमें तबादला नीति भी शामिल है। तबादला नीति मंजूर होने के बाद प्रदेश में अब अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक का तबादला शुरू हो सकेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कई और प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिनमें बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी और गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दी गई। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूरी मिल गई, जबकि लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया। साथ ही बलिया के रसड़ा में 537 करोड़ की लागत से ट्रांसमिशन सबस्टेशन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। वहीं IIT कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर और 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा कई और प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बताया गया कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और अर्थव्यवस्था बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज बड़ा हमला बोला। अफजाल अंसारी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में चुनाव जीता है। अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ आखिरी चरण में जोर नहीं लगाते तो प्रधानमंत्री मोदी बनारस से चुनाव हार जाते। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद बीजेपी में अंदरूनी कलह और तेज हो गई। संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। चुनाव में मिली हार के बाद संजीव बालियान ने संगीत सोम पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर संगीत सोम ने भी पलटवार किया। पार्टी के अगर वो समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो हम कार्यकर्ताओं का एक फोरम होता है। अगर किसी ने कोई गलती करी है, किसी की कोई शिकायत हमें एक दूसरे से है, तो हम अपनी पार्टी फोरम पे बात रखेंगे। पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहां रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश में इस बार बकरीद की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। इसके अलावा निर्धारित जगहों पर ही जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने बकरीद को लेकर गृह विभाग और नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि इस बार बकरीद में होने वाली नमाज के लिए सड़कों पर कोई जगह नहीं होगी। सड़क की जगह मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में नमाज अदा कराई जाएगी। इसके अलावा केवल तय जगहों पर ही कुर्बानी होगी। पत्र में प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को आगाह किया है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। वहीं जिन इलाकों में जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी उन पर भी पुलिस की नजर रहेगी। दरअसल देश भर में 17 जून को बकरीद मनाई जाएगी, जिसको लेकर अब खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि नमाज पढ़ने से लेकर कुर्बानी देने तक कोई दिक्कत न आए। रायबरेली में राहुल गांधी को मिली बम्पर जीत के बाद कांग्रेस ने रायबरेली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। बम्पर जीत के बाद रायबरेली के लोगों का आभार जताने के लिए राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा के साथ रायबरेली पहुंचे और चुनाव में वोट देने के लिए रायबरेली की जनता का आभार जाहिर किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला भी बोला। नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सामने आया। उन्होंने चुनाव प्रचार का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया। नागपुर में आरएसएस के समारोह को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में एक दूसरे को लताड़ना, झूठ को प्रसारित करना ठीक नहीं। संसद में सहमति बनाएं, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहें। मणिपुर में पिछले 1 साल से अशांति है। जगह जगह
और समाज में कलह, ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। वहीं मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तंज कसा। मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है। विपक्ष के कई और नेताओं ने भी मणिपुर पर मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया और उन्होंने केंद्र से मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। ओडिशा में नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। बीजेपी ने मोहन मांझी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी है। इस समय की बड़ी खबर, जबकि कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिडा को ओडिशा का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आज विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसके बाद पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा दी। तो मोहन चरण मांझी अब ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। कनक वर्धन सिंह देव उप मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा लगता नहीं है कि मालदीव अपनी हरकतों से बाज आएगा। दरअसल जिस वक्त मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत के साथ घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ाने का बयान दे रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके देश की संसदीय समिति संबंधों को खराब करने वाला फैसला ले रही थी। मालदीव में एक संसदीय समिति ने भारत के साथ 3 समझौतों की समीक्षा की घोषणा कर दी। इस समझौते पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और भारत समर्थक नेता इब्राहिम सोलिह ने भारत के साथ हस्ताक्षर किए थे। जिन समझौतों की समीक्षा का ऐलान किया गया है, उसमें हाइड्रोग्राफिक सर्वे का समझौता, भारत की मदद से बनने वाले उथुरु थिलाफल्हु डॉकयार्ड समझौता, इसके अलावा खोज और बचाव कार्यों के लिए मालदीव के रक्षा बलों को भारत द्वारा गिफ्ट किए गए डोर्नियर विमान के लिए समझौता शामिल है। समझौतों की समीक्षा के पीछे तर्क दिया गया है कि पिछली सरकार के कार्यों ने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को प्रभावित किया। इससे पहले मोइजू को जब मोदी 3.0 शपथ ग्रहण का बुलावा भेजा गया था, तो उन्होंने मोदी सरकार के नए कार्यकाल में भारत और मालदीव के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद जताई थी, लेकिन मालदीव की संसदीय समिति ने विवादित फैसला कर दिया। गर्मी में 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस यात्रा में बरती जाने वाली लापरवाहियों की वजह से श्रद्धालुओं की जान भी जा रही है। दरअसल 4 धाम यात्रा पूरी करने में 10 या इससे ज्यादा दिनों का वक्त लगता है, लेकिन काफी लोग 5 दिन में ही ये सफर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 धाम का रास्ता मुश्किल होता है और वहां जबरदस्त ठंड होती है, लिहाजा मैदानी इलाकों के श्रद्धालु मौसम के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाते। सर्दी के कारण बॉडी टेम्परेचर तेजी से गिरता है और फिर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। यही नहीं, दिल का दौरा पड़ने से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 महीने में तकरीबन 100 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि साल 2023 के 6 महीने में 243 लोग इस यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तराखंड स्टेट इमरजेंसी सेंटर के मुताबिक करीब आधी मौतें केदारनाथ रूट पर हुई हैं। साथ ही बद्रीनाथ में 22, यमुनोत्री में 22 और गंगोत्री रूट पर 7 लोगों की जान गई है। लिहाजा 4 धाम यात्रा में कुछ खास बातों का ख्याल रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे सबसे पहले मौसम का हाल जरूर जान लें और उसी हिसाब से तैयारी करके जाएं। अपने साथ कुछ जरूरी दवाएं जरूर रखें, हालांकि इसे डॉक्टर की सलाह पर ही खाएं। आप चाहे तो थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर लेने की मशीन, ग्लूकोमीटर भी रख सकते हैं, जबकि अस्थमा के मरीज इनहेलर जरूर रखें। लोकल इमरजेंसी नंबर को फोन में जरूर सेव कर लें या फिर जरूरत पड़ने पर पुलिस को कॉल करें, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। पहाड़ पर चढ़ाई करते करते थक जाएं तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें और दिल में जब दर्द उठे तो तुरंत आराम कर लें। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही केस दर्ज हो गया है। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा दिया है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित फर्नीचर व्यवसायी ने शिकायत में बताया कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी और डिमांड पूरी न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मुझसे रंगबाजी मांग रहा है, जान से मारने की धमकी दिया है, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, मेरा डिमांड पूरा करो। प्रशासन से हम चाहते हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, हमारी सुरक्षा की जाए, हमारे व्यापार की सुरक्षा की जाए। फर्नीचर व्यवसायी की शिकायत पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव के खिलाफ मुफस्सिल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है और अभी पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है।
वहीं पप्पू ने विरोधियों पर साजिश करने का आरोप भी लगाया है। और मुझे एक बात आश्चर्य लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के इससे कोई बातचीत नहीं 4 साल 5 सालों में, और मैं जानता भी नहीं कि कौन है ये व्यक्ति, और तुरंत एफआईआर करके पुलिस के इस पर चढ़ा देना, यह पॉलिटिकल साजिश के अलावा और क्या हो सकती है। रंगदारी मांगने का आरोप लगने के बाद पप्पू यादव विरोधी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने फौरन पप्पू यादव की गिरफ्तारी की मांग उठा दी है। ऐसे सैकड़ों इंडिया अलायंस में भरे पड़े लोग हैं, इसीलिए तो सत्ता में आते हैं, जीतते हैं, ताकि लोगों का एक्सटॉर्शन कर सके, रंगदारी मांग सके, गुंडागर्दी कर सकें। पुलिस को इस पर अविलंब कार्रवाई कर पप्पू यादव को गिरफ्तार कर तुरंत जेल भेजना चाहिए। पप्पू यादव जी, अब बिहार में जंगल राज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने नीट की काउंसलिंग रद्द करने से भी इनकार कर दिया। दरअसल परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाकर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनटीए को नोटिस भी जारी किया है। ये बोला गया कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कि एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और एनटीए से इसके लिए एक ऑफिशियल जवाब मांगा है और बोला है कि 8 जुलाई को आगे इसको देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जिस मामले में सुनवाई हुई वो सिर्फ पेपर लीक से जुड़ा था, जिसे परीक्षा के नतीजों से पहले ही लिस्ट कर दिया गया था। तो ये पहले से 4 तारीख को आए, तो 1 जून को इसको लिस्ट कर दिया था। इस पे अभी सुनवाई, पर इसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई है, अभी ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं है। हमने जो PIL फाइल की है उसमें हमने ग्रेस नंबर की बात की है, पेपर लीक की, दोनों चीजों की बात की है। ग्रेस नंबर जैसी शिकायतों से जुड़ी याचिका कल सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो सकती है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी करने के बाद माफी मांग ली है। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान उन्होंने सिखों को लेकर विवादित बयान दे दिया था, और जिस पर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कामरान अकमल को जमकर खरी खोट सुनाई थी। दरअसल तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पाकिस्तान के खिलाफ मैच का आखिरी ओवर फेंकने वाले थे। इसी दौरान पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर मैच की चर्चा के दौरान कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह को लेकर सिख समाज का मजाक उड़ाया। कामरान अकमल के सिख समुदाय पर विवादित बयान के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। हरभजन सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, लख दी लानत तेरे कामरान अकमल, तुम्हें अपना गंदा मुंह खोलने से पहले सिखों का इतिहास जानना चाहिए। जब आक्रमणकारियों ने तुम्हारी माताओं और बहनों को अगवा किया था तब हम सिखों ने ही उन्हें बचाया था। समय हमेशा 12 बजे का होता था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कुछ तो मानो। हरभजन सिंह के खरी खोटी सुनाने के बाद कामरान अकमल ने अपने बयान पर माफी मांगी और अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मैं अपनी हालिया टिप्पणी पर खेद व्यक्त करता हूं और हरभजन सिंह और सिख समाज से तहे दिल से माफी मांगता हूं। मेरे शब्द गलत और अपमानजनक थे। मैं पूरी दुनिया के सिखों का सम्मान करता हूं। मेरा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं सच में माफी मांगता हूं। कामरान अकमल ने अपनी पोस्ट पर #respect #apology भी टैग किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों के जवानों ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली और पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। रियासी हमले के बाद कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट घोषित है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान जंगलों के साथ साथ आसपास के खाली पड़े मकानों में भी आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने रियासी शिवखोड़ी राजौरी मार्ग को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया है। यहाँ से गुजरने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। लोगों के पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। हमले की जांच में जुटी NIA की टीम ने पूछताछ के लिए 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है। देखिए, ये जो हाईवे है रियासी राजौरी हाईवे, इसे छावनी में यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है। अलग अलग तरह की जो तलाशी अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। जंगलों के साथ साथ हाईवे को पूरी तरह से यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ गाड़ियों की प्रॉपर चेकिंग जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। लोगों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने यहाँ जंगलों के इलाके में जगह जगह सुरक्षा बाड़ लगाए हैं और तंग मार्ग जलप्रताप पर पर्यटकों के जाने पर भी रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मस्जिद के मौलाना की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने मौलाना को सीने पर गोली मारी और उसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना कटघर इलाके के भैंसिया गांव की है।
जहां बड़ी मस्जिद के इमाम का शव उनके घर के पास ही एक खंडर से बरामद हुआ। कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मौलाना का नाम अकरम बताया जा रहा है, जो रामपुर के रहने वाले थे और पिछले 15 साल से भैंसिया गांव की बड़ी मस्जिद में इमाम थे। मौलाना की हत्या की खबर से उनके घर पर मातम पसर गया और पूरे गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद भारी संख्या में गांव वाले मौके पर जमा हो गए। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की। पुलिस को शक है कि मौलाना को देर रात कोई जानकार घर से बुलाकर ले गया और फिर खंडर में ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आज सुबह ये नमाज कराने भी नहीं गए थे, तो रात के मैं अपने घर से ही किसी के बुलाने पे संभव पे बाहर आए होंगे। लोग इसकी अभी जानकारी कर रहे हैं, जल्दी छानबीन करके घटना खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने मौलाना के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक तमंचा बरामद किया है, लेकिन मौलाना की हत्या के बाद से ही उसका मोबाइल गायब है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दिल्ली वालों को अगले 7 दिनों में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। आने वाले 7 दिन दिल्ली वालों को और ज्यादा परेशान करने वाले हैं। मौसम विभाग ने राजधानी में अगले 7 दिनों तक हीट वेव जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी का दौर पूरे हफ्ते जारी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उसके बाद अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में तापमान अभी भी 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर मौजूदा सप्ताह में तापमान ऐसा ही बना रहा तो इस साल 40 डिग्री से ज्यादा तापमान वाले दिन 28 से बढ़कर 35 हो जाएंगे, जिससे साल 2013 में 31 दिनों तक 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहने का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इसके अलावा अगले हफ्ते भी गर्म दिनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक जून के आखिर में मानसून के आने के बाद ही दिल्ली को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। आमतौर पर लगातार 3 या अधिक दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंचने को हीट वेव या लू कहा जाता है। दिल्ली हीट वेव की चपेट में है और इससे निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बात पते की आज मैं आपको ये बताऊंगी। ये बहुत जरूरी जानकारी है, ध्यान से देखिएगा। हीट वेव से बचने के लिए दोपहर में घर से निकलने से बचें, अगर बहुत जरूरी हो तभी निकलें। ऐसे मौसम में खुद को ठंडा रखना काफी जरूरी है। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए नम कपड़े या पानी से अपनी त्वचा को गीला करते रहें। घर में ठंडक के लिए दिन भर लगातार पंखे, कूलर या एसी का उपयोग करें। मौसमी सब्जी और फलों का सेवन करें, खासकर उन फलों का सेवन करें जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। आपको अपनी डाइट भी हल्की रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है जितना हो सके पानी पिए, क्योंकि खुद को हाइड्रेट रखने के लिए ये सबसे जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उन श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी लेकर आया जो कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को लेकर परेशान रहते थे। अगले कुछ दिनों में ही वैष्णो देवी जाने वालों के लिए ये यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 18 जून से जम्मू से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रहा है। इससे न सिर्फ यात्रा का समय कम हो जाएगा, बल्कि पैदल चलने वाले असमर्थ और बुजुर्ग लोगों के लिए भी दर्शन करना काफी आसान हो जाएगा। 24 से 25 श्रद्धालु डेली इस सुविधा का लाभ हमारी वेबसाइट के जरिए ले सकते हैं। इसके अलावा भवन पर फैसिलिटीज को ऑगमेंट करने के लिए कई तरीके के प्रयास बोर्ड के द्वारा किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2 तरह के पैकेज लॉन्च किए गए, जिनमें दर्शन कर उसी दिन लौटने वाले श्रद्धालु को 35,000 रूपए चुकाना होगा, जबकि अगले दिन लौटने वाले श्रद्धालु को 50,000 रूपए देने होंगे। श्रद्धालु 18 जून से श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए बुकिंग करा सकते हैं। वहीं कश्मीर में 29 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसके लिए बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों में है। और यात्रा के दौरान किसी भी अनहोनी को टालने के लिए अनंतनाग से अमरनाथ गुफा और बालटाल से गुफा तक के रास्ते में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए हाई लेवल की सुरक्षा तैनात करने की योजना पर काम किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर सीआरपीएफ के 30,000 अतिरिक्त जवान तैनात होंगे। पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पर करीब 60,000 सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। यात्रा के दौरान हवाई और नाइट विजन उपकरणों के साथ निगरानी होगी। यात्रियों की पोजीशन पता लगाने के लिए उन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID से टैग किया जाएगा।
पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्ते हैं उनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और उस पे जो है कई जगहों पर ड्रोन सिस्टम लगाया गया है, हेक्साकॉप्टर से सर्विलेंस रखी जा रही है। इसके अलावा एयर सर्विलेंस का भी उपयोग किया जाएगा। वहीं कश्मीर में शुरू होने वाली खीर भवानी की यात्रा को देखते हुए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आजकल हर क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है। महिलाएं हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने आप को मजबूत साबित कर रही हैं और राजस्थान के कोटा की रहने वाली प्रेम कंवर शक्तावत ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। राजस्थान के कोटा में वन विभाग में तैनात प्रेम कंवर शक्तावत देश की पहली महिला क्रोकोडाइल रेस्क्यूअर बन गई हैं। प्रेम कंवर और उनकी टीम की खास उपलब्धि ये है कि वो समुद्र से नहीं बल्कि जमीन से मगरमच्छ का रेस्क्यू करती हैं। शक्तावत और उनकी टीम का क्रोकोडाइल को रेस्क्यू करने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो रस्सी से बांधकर और ड्रग्स देकर मगरमच्छ को रेस्क्यू करती नजर आई। प्रेम कंवर शक्तावत और उनकी टीम पिछले करीब 15 सालों से जमीन से मगरमच्छ का रेस्क्यू करती आ रही है और इसके लिए उन्हें खास तरह की ट्रेनिंग भी दी गई है। वो रिलैक्स रहे इसके लिए उसको ड्रग्स भी दी जाती थी, तो कितनी मात्रा में ड्रग्स देनी है, कौन सी देनी है, वो सब भी मैंने सीखा है और स्टेप बाय स्टेप क्रोकोडाइल रेस्क्यू करना और स्टेप बाय स्टेप रिलीज करना भी सीखा है। प्रेम कंवर शक्तावत भारत की पहली ऐसी वनकर्मी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल फॉरेस्ट रेंज में 1 महीने की ट्रेनिंग ली है। आपसी झगड़ों, मनमुटाव और किसी बड़े विवाद की वजह से पति पत्नी का तलाक होते तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि चाय की वजह से भी तलाक की नौबत आ सकती है? जी हाँ, ये अजीबोगरीब मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया है, जिसमें एक पति ने तलाक की गुहार लगाई है और कहा है कि उसकी पत्नी रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए चाय तक नहीं बनाती। पति ने अपनी अर्जी में ये भी कहा कि पत्नी से तनाव के चलते उसके दोस्त और रिश्तेदार नाराज हो गए हैं। साथ ही उसने कहा कि हालात ऐसे हैं कि दोनों लोग खुश नहीं रह पा रहे और इसीलिए तलाक मंजूर किया जाए। लेकिन पत्नी ने हाईकोर्ट के सामने कहा कि वो तलाक नहीं चाहती। उसने कहा कि पति बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। पत्नी के मुताबिक पति का व्यवहार ही बिगड़ता चला जा रहा है और इसी वजह से दोनों में वैचारिक मतभेद पैदा हो गया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति पत्नी के बीच मामूली कहासुनी को तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता। हाईकोर्ट के मुताबिक पत्नी अगर पति के रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए चाय नहीं बनाती तो ये अत्याचार नहीं कहा जाएगा। यही नहीं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने पति की अर्जी को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एसी फटने से एक कार के शोरूम में आग लग गई, जिसके बाद शोरूम में खड़ी कई लग्जरी कारें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार के शोरूम में आग लगने की यह घटना नई मंडी कोतवाली इलाके में हुई, जहां एक कार के शोरूम में एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते पूरा शोरूम आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेजी से फैली कि आग की लपटों ने शोरूम में 2 दर्जन से ज्यादा कारों को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। शोरूम में आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कुछ पैसे बचाने के लिए एसी में चीन की सस्ती गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एसी ब्लास्ट होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। दरअसल एसी में R32 और R410 गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोग मुनाफे के लिए एसी में चीन की सस्ती गैस डलवा रहे हैं, जिसकी कीमत 500 रुपए प्रति किलो तक पड़ती है। वहीं कंपनी की 750 से 1800 रुपए किलो तक पड़ती है। सस्ती गैस से एसी के परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है और एसी में ब्लास्ट हो रहे हैं। R32 जनरली तो यूथ R32 यूज करते हैं, पर अब आपने सुना होगा आजकल चाइनीज रेफ्रिजरेंट यूज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो R12 नाम से आता है मार्केट में। डाइक्लोरोमीथेन उसका केमिकल नेम है। वो ठीक से मिक्स नहीं हो पाता पॉलिस्टरॉल के साथ, जिसकी वजह से ओवरहीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फट जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमास ने अपने आतंकवादियों को आदेश दिया है कि इजराइल के सैनिकों को देखते ही बंधकों को गोली मार दें। इससे पहले इजराइल की फोर्सेस ने हमास के कब्जे से 4 बंधकों को छुड़ा लिया था। इस ऑपरेशन की वीडियो फुटेज भी जारी की गई है। इजरायली फोर्सेस की तरफ से जारी वीडियो में दिखाया गया है किस तरह इजराइल के सैनिक उस जगह पर पहुंचे जहां हमास आतंकियों ने बंधकों को रखा था। वीडियो में लगातार गोलियों की आवाज सुनाई पड़ रही है और इजरायली सैनिक बंधकों को तलाश कर रहे हैं। एक कमरे में कुछ बंधक दिखाई देते हैं जो हथियारबंद लोगों को देखते ही अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स इन्हें बताती है कि वो उन्हें रेस्क्यू करवाने आए हैं। इसके बाद गोलियों की बौछार के बीच ये बंधक पेड़ों के बीच से भागते दिखाई देते हैं। वीडियो में हमास की कैद से निकाले गए बंधक श्लोमी जिव, एंड्री कोजलोव और अलमोग मीर जान को हेलीकॉप्टर के जरिए इजराइल लाया गया। बौखलाए हमास ने इस ऑपरेशन के बाद बड़ा फैसला लिया है।
हमास ने अपने आतंकियों को आदेश दिया कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज आगे बढ़ें तो बंधकों को फौरन गोली मार दी जाए। नुसीरत कैंप में इजरायल के ऑपरेशन के बाद ये फैसला लिया गया। इस ऑपरेशन में 270 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास का दावा है कि इस ऑपरेशन में 3 बंधकों की मौत भी हुई है। Z News।